हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर प्रजापति और स्वागत है आपका फ्री लॉ एक्सेस इंस्टीट्यूट पर। मध्य प्रदेश जीके की जो श्रृंखला अपनी चल रही है उसी सीरीज में मैं हाजिर हूं आपके साथ ये तीसरा वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में। अगर दोस्तों आपने मध्य प्रदेश के गठन के बारे में और मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में जो हमारे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर उन वीडियो को देखें। ये वीडियो सीरीज मध्य प्रदेश के अंदर होने वाली सभी एग्ज़ाम्स, जिसमें एमपी पुलिस, एमपी पटवारी से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स जैसे एमपी एडीपीओ, एमपी सिविल जज और आपकी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या एमपी पीएससी सिविल सर्विसेज के होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि अपलोड होने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है अनेक भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार इसका भौतिक विभाजन आपको देखने को मिलता है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो 10% 10.68 क्षेत्र जो हैं वो मध्य भारत का पठार हैं। 28% एरिया जो है मालवा का पठार है। 7.77% बुंदेलखंड का पठार है और 10.38 रीवा पन्ना का पठार है। बगलखंड का पठार है, ये 7% इधर आता है। और फिर ये नर्मदा सोन घाटी आपकी इस प्रकार देखने को मिलती है दोस्तों। फिर सतपुड़ा पर्वत की बात करें, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, तो ये 11% क्षेत्र में सतपुड़ा श्रेणी आती है दोस्तों। माउस कुछ ठीक से काम नहीं करता है। हाँ, चलिए विभिन्न कालखंडों में अंतर्जात व बहिर्जात बल के कारण जो ये भौतिक विभाजन है दोस्तों, ये पृथ्वी के भौगोलिक या आंतरिक हलचल के कारण और बाहरी और आंतरिक बलों के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में उच्चावच तथा भ्रंशों और दरारों जैसी अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है ना। इन्हीं आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बलों के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के अंदर जो हैं वह उच्चावच और भ्रंशों या दरारों जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, जिनकी अपनी अपनी खास पहचान है। प्रोफेसर SP चटर्जी ने नर्मदा सोन द्रोणियों के आधार पर विभाजन करने का प्रयास किया है तथा इन्हीं के आधार पर मध्य प्रदेश को निम्न प्रदेशों में व उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप की बात करें तो मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो आपका मध्य उच्च प्रदेश है जो और दूसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो आता है मध्य उच्च प्रदेश में, और फिर सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो नीचे आ गई हैं, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और ये पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है। ज़्यादातर जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वो मध्य उच्च प्रदेश में आता है। इस मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार आ गया है आपका, बुंदेलखंड का पठार मध्य उच्च प्रदेश में आता है, मालवा का पठार मध्य उच्च प्रदेश में आता है, नर्मदा सोन घाटी जो है वो मध्य उच्च प्रदेश में आती हैं और रीवा पन्ना का पठार जो है वो भी मध्य उच्च प्रदेश के अंदर आता है दोस्तों। तो बात करते हैं हम मध्य उच्च प्रदेश के बारे में, इसी क्षेत्र के बारे में, हर एक खंड के बारे में। और उसमें सबसे पहले हम मध्य भारत के पठार के बारे में। ये मध्य उच्च प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के 2/3 भाग में त्रिभुजाकार पठार के रूप में विस्तार पाया जाता है इस मध्य उच्च प्रदेश का, जिसका विकास विभिन्न कालखंडों में चट्टानों के अपक्षय, चट्टानों के टूटने के कारण या अपरदन के कारण ये मध्य उच्च प्रदेश जो है बना है। इस मध्य उच्च प्रदेश में धरातलीय उच्चावच के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है।
हर इस मध्य उच्च प्रदेश में जो 5 भाग हैं उन पांचों भागों की अपनी अलग अलग विशेषता होने के कारण इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो ये 5 भाग हैं मध्य उच्च प्रदेश के उपभाग। एक तो मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है और नर्मदा सोन घाटी जो है वो मध्य उच्च प्रदेश में आती हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ विभाजन से पूर्व जो है वो 9 भौतिक प्रदेश थे, है ना। 9 भौतिक प्रदेश थे, अभी कितने हैं? 7 हैं, है ना। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय तक जो है मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश थे, जिनमें से 2 जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर चले गए हैं। कौन कौन से गए हैं याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो महानदी बेसिन जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया है, और दंडकारण्य पठार जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया है। छत्तीसगढ़ के विभाजन से पूर्व जो है मध्य प्रदेश जो है वो 9 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जिनमें से 2 जो हैं, एक तो महानदी बेसिन और दूसरा दंडकारण्य पठार जो हैं वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में कुल 7 भौतिक प्रदेश हैं, जिनमें से 5 तो मध्य उच्च प्रदेश के उपभाग हैं और दूसरा पूर्वी या बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार आपका, और ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये कुल 7 उप प्रदेशों में इसे विभाजित किया गया है। चलिए, मध्य भारत का पठार जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका विस्तार जो है मध्य भारत के पठार का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 48 में मैप में आपके जो हैं उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 50 से 79 79 डिग्री 90 डिग्री जो है 90 पूर्वी देशांतर तक इस मध्य भारत का पठार जो है आपको उत्तरी और पूर्वी देशांतर में भूगोल में देखने को मिलता है आपका। इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर के अंदर उत्तर पश्चिम भाग हैं। इस मध्य भारत के उत्तर के अंदर जो है ये मध्य भारत का जो पठार है इसके अंदर उत्तर के अंदर जो आपका उत्तर के अंदर जो है उत्तर पश्चिमी भाग है, और इसके दक्षिण में मालवा का पठार है, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, व पश्चिम में अरावली स्थित है। जिलेवार विस्तार की बात करें तो ये मध्य भारत का पठार जो है भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर इत्यादि जो है ये मध्य भारत के पठार में आते हैं। इसका निर्माण जो है वो आर्कियन की चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों के अनाच्छदन के कारण, इनके टूटने के कारण जो है मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। इसका भौतिक प्रभाव जो है खींचीवाड़, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर व पश्चिम के कौंतेल का पठार इसके भाग हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये मध्य भारत का जो पठार है इसकी ऊंचाई लगभग 450 मीटर से ज़्यादा पठारी हैं, जबकि घाटियां यहाँ पर 150 मीटर तक ऊंची हैं। इसकी ढाल पूर्वोन्मुखी तथा सीमित उत्तर पश्चिम में भी हैं। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ जो हैं मध्य भारत के पठार में बहती हैं तो बात करें चंबल, सिंध, कुंवारी और कूनो नदी जो हैं वो यहाँ पर मध्य भारत के पठार में बहती हैं। यहाँ की जलवायु की बात करें मध्य भारत के पठार की तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में यहाँ पर दोस्तों ठंड में ज़्यादा ठंड गिरती है और गर्मी के अंदर ज़्यादा गर्मियाँ यहाँ पर रहती हैं। वर्षा की बात करें तो यहाँ मध्य भारत के पठार में प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है ये मध्य भारत का पठार है। यहाँ 75 सेंटीमीटर जो से भी कम वर्षा होती है ना। वनस्पति की बात करें तो यहाँ कौन कौन से पेड़ जो हैं मुख्यतः पाए जाते हैं तो शीशम, खेर, पलास, बबूल इत्यादि के पेड़ जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। मध्य भारत के पठार में या मध्य भारत क्षेत्र में 20 से 27% भाग पर वन पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ और कछारी मिट्टी के साथ साथ काली मिट्टी पाई जाती हैं। खनिज की बात करें तो मध्य भारत के पठार में आपको संगमरमर देखने को मिलता है और चूना पत्थर यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ के अधिकतम और न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें तो
यहाँ का अधिकतम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम रिकॉर्ड किया जाता है, तथा कम से कम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ न्यूनतम टेम्परेचर 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। फिर कृषि फसलें की बात करें तो यहाँ ये जो क्षेत्र है मध्य भारत का क्षेत्र जो है पीली क्रांति से प्रभावित हैं। यहाँ इसको सरसों की हांडी का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर सरसों होती है और सरसों मुख्यतः आपके भिंड मुरैना क्षेत्र में ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलती है। अन्य फसल की बात करें तो ज्वार बाजरा गेहूँ भी यहाँ पर खूब मात्रा में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर उद्योग जो हैं शक्कर के उद्योग जो हैं डबरा गुना और केलारस में पाए गए हैं। शिवपुरी एवं बानमेर में खेर के जो पेड़ होते हैं उन खेर के पेड़ से कत्था बनाने के उद्योग यहाँ पर शिवपुरी एवं बानमोर में मुख्य रूप से हैं। और इस क्षेत्र में अन्य उद्योग आपको सीमेंट उद्योग बानमेर में देखने को मिलता है। कृत्रिम रेशे बिस्किट व चीनी मिट्टी के बर्तन के कारखाने भी आपको मध्य भारत क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मुरैना के अंदर 1400 मेगावाट की सोलर परियोजना अभी प्रस्तावित हैं दोस्तों। मुरैना के अंदर मुरैना में सरसों अनुसंधान केंद्र भी प्रस्तावित हैं। बात करें चंबल घाटी की तो चंबल घाटी अवनलिका अपर्दन गली अपर्दन के परिणाम स्वरूप बनी है, जिनके कारण यहाँ पर गहरे गड्ढे का निर्माण हो गया है। दोस्तों चंबल का क्षेत्र डाकू के लिए भी जाना जाता है और यही डाकू इन्हीं अपर्दन के कारण जो है उन्हीं गड्ढों के अंदर छिपकर रहते थे दोस्तों। फिर बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार जो है लगभग 7.7% जो है हिस्सा बुंदेलखंड के पठार के अंदर आता है। जिलेवार की बात करें तो जिले इसमें बुंदेलखंड के पठार के अंदर आपका शिवपुरी सागर निवाड़ी दतिया टीकमगढ़ छतरपुर भिंड ग्वालियर व अशोकनगर जिले जो हैं इसमें बुंदेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। इसका निर्माण जो हुआ है बुंदेलखंड के पठार का दोस्तों वो हुआ है प्राचीन ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के रूपांतरण के कारण। किससे निर्माण हुआ है? प्राचीन ग्रेनाइट जो था वो और नीस चट्टानें जो थी इनके अपर्दन के कारण या रूपांतरण के कारण इस बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। भौतिक प्रभाग बात करें तो इसका भौतिक स्वरूप जो है बुंदेलखंड का के पठार का अर्धचंद्राकार है। दोस्तों बुंदेलखंड का पठार कैसा दिखाई देता है भौतिक रूप से? तो आपको अर्धचंद्राकार जो है ये दिखाई देता है। देखिए अर्धचंद्राकार इसका आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड का पठार। इसी की बात हो रही है कि मानचित्र में यह अर्धचंद्राकार जो है वो दिखाई देता है दोस्तों। फिर बात करें हम आगे बुंदेलखंड के पठार पर तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये बुंदेलखंड की ऊंचाई है 300 से 450 मीटर औसत ऊंचाई है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो चोटी है वो सिद्ध बाबा चोटी है जिसकी लंबाई है 1172 मीटर की तथा उत्तर पूर्वी की ओर इसका ढाल है। यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार के अंदर पाई जाने वाली मुख्य नदियाँ हैं सिंध नदी बेतवा नदी धसान केन इत्यादि नदियाँ जो हैं यहाँ पर बुंदेलखंड के अंदर पाई जाती हैं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा की बात करें तो बेतवा नदी को जो है बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अभी हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना भी चल रही है जिसमें केन का जो पानी है केन नदी का पानी वो बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। फिर खनिज की बात करें तो बुंदेलखंड के अंदर प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर बलुआ पत्थर बुंदेलखंड गुलाबी नीस ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और बुंदेलखंड के अंदर ही दोस्तों जो हैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और यहाँ पर जलवायु की बात करें तो महाद्वीपीय प्रकार की यहाँ पर जलवायु हैं। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु वही जैसे अपनों ने मध्य भारत के पठार में बात की कि अधिक गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड यहाँ पर पड़ती हैं। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ बुंदेलखंड का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 9 से 12 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पर न्यूनतम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ की वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा 75 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है ना।
मध्य भारत के पठार में 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार में आपके जो हैं 75 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ की वनस्पतियाँ व वन की बात करें तो यहाँ पर पलाश के, बबूल, तेंदू, नीम, महुआ तथा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। फिर यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जिसका चीका की मात्रा जिसमें ज़्यादातर पाई जाती है मिट्टी के अंदर। कृषि एवं फसलों की बात करें तो गेहूं, ज्वार, तिल और अलसी इत्यादि यहाँ पर पाई जाती हैं। विशेष जो है इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में सूखे की समस्या जो है सर्वाधिक है और आर्थिक दृष्टि से प्रदेश का सबसे पिछड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। इस पठार का 1/3 भाग समप्राय मैदान हैं, जिनके बीच बीच में डाइक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें टोर कहते हैं। फिर आते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये है 20 डिग्री 17 से 25 डिग्री 08 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 17 से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य उसमें भूगोल में पृथ्वी के मैप में पाया जाता है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश का लगभग 28.62 एरिया जो है वो मालवा के पठार के अंदर आता है। ये जो क्षेत्र है मालवा का पठार मध्य प्रदेश के लगभग 17 जिलों में आंशिक या पूर्ण रूप से विस्तृत हैं। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ था क्रीटेशियल और इयोसीन काल के मध्य जो हैं डक्कन ट्रेप के जो बेसाल्ट चट्टानें हैं उनके कारण से हुआ था, उनके अपरदन से हुआ था। यहाँ की ऊंचाई की बात करें तो 300 से लेकर 800 मीटर तक की ऊंचाई इस मालवा के पठार की है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटियों की बात करें तो सिगार चोटी 851 मीटर ऊंची है, जाना पावा की पहाड़ी जो है 854 मीटर ऊंची है और दजारी की जो चोटी है 810 मीटर ऊंची है। गोमनगर की चोटी जो है वो 510 मीटर ऊंची है। इसकी ढाल उत्तर की ओर है तथा ढाल में 3 तत्व शीर्ष, मलबा, ढलान तथा पेडिमेंट मिलते हैं। यहाँ की मालवा में जो बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं दोस्तों वो है चंबल, माही, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, गंभीर इत्यादि। मालवा की गंगा जो है वो शिप्रा को कहा जाता है। खनिज की बात करें तो यहाँ पर रॉक फास्फेट, टंगस्टन, टीन इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर सम जलवायु है, कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती हैं। इस कारण से फायान ने यहाँ की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मतलब ना तो ये सभी मौसमों के बिल्कुल मालवा की जलवायु जो है परफेक्ट जलवायु मानी जाती है। यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है तथा मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर सामान्य गर्म रहती, गर्मी भी ज़्यादा नहीं गिरती है और सामान्य ठंड यहाँ पर गिरती है, अधिक ठंड भी यहाँ पर नहीं गिरती है। यहाँ की वर्षा की बात करें तो असमान वितरण वर्षा का यहाँ पर देखने को मिलता है। पश्चिमी भाग में कम व पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन ओवरऑल वर्षा देखें तो 75 डिग्री से 120 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक आपको वर्षा यहाँ पर मालवा के पठार में देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ की वनस्पतियों की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन यहाँ पर पाया जाता है। सागौन के, सनाई, घास, तेंदू इत्यादि जो हैं आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र इसको कहा जाता है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से ये निर्मित हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से ये बना है मालवा का पठार। यहाँ पर कृषि एवं फसलों की बात करें तो कृषि आत्मनिर्भरता है। यहाँ पर गेहूँ, कपास, सोयाबीन, मूंगफली का उत्पादन होता है। इसी क्षेत्र में उज्जैन, महाकाल की नगरी व मंदसौर पवित्र नगर भी आते हैं। वन क्षेत्र यहाँ पर जो हैं कम है और पीथमपुर औद्योगिक केंद्र इसी क्षेत्र के अंदर आता है। सोयाबीन इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है, जिसका उत्पादन देवास से प्रारंभ हुआ था। इस क्षेत्र को गेहूं की हांडी भी कहा जाता है।
फिर रीवा पन्ना की पठार की बात करें या विंध्यन कगार इसको कहा जाता है, इसकी बात करें तो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है इसका 23 डिग्री 10 से 25 डिग्री 1 टू उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 4 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसका भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश का 10.37 विस्तृत एरिया है। जिलेवार बात करें तो रीवा, सतना, पन्ना, सिंगरौली, सिंधी, सागर, मैहर, मऊगंज इत्यादि जिले जो हैं इस रीवा पन्ना के पठार के अंदर आते हैं। निर्माण की बात करें दोस्तों तो विंध्य शेल समूह से तथा अग्नेय चट्टानों के अपक्षय या अपरदन से और अवसादीकरण कायांतरण से इसका निर्माण हुआ है। भौतिक प्रभाव की बात करें तो विंध्यांचल श्रेणी का कैमूर व भांडेर तथा कैमूर के समानांतर सोन नदी प्रवाहित होती हैं। भौतिक प्रभाव विंध्यांचल श्रेणी का कैमूर व भांडेर तथा कैमूर के समानांतर सोन नदी यहाँ पर है ना, ये विंध्यांचल श्रेणी और कैमूर भांडेर श्रेणी है, अभी मैप में हम देखेंगे। उसके समानांतर यहाँ पर सोन नदी जो है वो बहकर जाती हैं आपके रीवा पन्ना के पठार के अंदर। फिर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 300 से 450 मीटर ऊंचाई है इसकी और इसका ढाल जो है उत्तरमुखी है। यहाँ कगारों का निर्माण हुआ है और सद्भावना शिखर जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई ऊंचाई है लगभग 750 मीटर। नदियाँ यहाँ से बहती हैं सोन, बेतवा, यमुना, केन, सोन, बीहड़, सतना, महान इत्यादि नदियाँ। और यहाँ के खनिजों की बात करें तो रीवा पन्ना के पठार में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, हीरा, जिप्सन आदि भी आपको प्रचुर मात्रा में खनिज देखने को मिलते हैं। यहाँ की जलवायु की बात करें तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती हैं। टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री से 42 डिग्री मैक्सिमम और 8 से 12 न्यूनतम तापमान यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा जो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से व अरब सागर शाखा दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर साल, शीशम, महुआ, बांस, सेमल, सागौन इत्यादि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं पाए जाते हैं। पर्णपाती वन मतलब कि जब उनको पानी नहीं मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो सारे जो वृक्ष होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं और जैसे ही वर्षा होती हैं वो उनके वापस से नए पत्ते आ जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर मैक्सिमम पाए जाते हैं। फिर मिट्टियाँ की बात करें तो मिश्रित व लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती हैं। और कृषि एवं फसलों की बात करें तो गेहूँ, अलसी, तिलहन इत्यादि फसलें यहाँ पर पाई जाती हैं। विशेष यहाँ पर विंध्य स्थल खंड का दक्षिणी हिस्सा भांडेर पठार में जाता है और भांडेर के दक्षिण में जबेरा गुबंद स्थित हैं। कैमूर सोन व यमुना के मध्य जल विभाजक का काम करती हैं। कैमूर जो श्रेणी है, कैमूर पर्वत श्रेणी जो आपको अभी मैप में दिखाऊंगा दोस्तों, वो जो सोन व यमुना नदी दोनों के मध्य जल विभाजन का काम करती हैं। इसे विंध्य कगारी प्रदेश भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं नर्मदा सोन घाटी के ऊपर। नर्मदा सोन घाटी का जो है 22 डिग्री 30 से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से इसका विस्तार 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर मतलब लगभग 26% क्षेत्र जो है नर्मदा सोन घाटी के अंदर आता है। जिलेवार बात करें तो अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन इत्यादि ये जिले इस नर्मदा सोन घाटी के अंदर आते हैं। एक बार मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ नर्मदा सोन घाटी। ये देखिए दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी जो है ये आपका लगभग 26% एरिया जो है नर्मदा सोन घाटी में आता है। यहीं से नर्मदा बेसिन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसी नर्मदा सोन घाटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नर्मदा सोन घाटी की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ 300 मीटर औसत इसकी ऊंचाई है और इस पे सबसे बड़ी जो पहाड़ी हैं वो अखरानी की पहाड़ी हैं। 120 किलोमीटर जो है लगभग उसकी ऊंचाई है।
फिर यहाँ पर नदियाँ जो बहने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं? नर्मदा, सोन। नर्मदा व सोन की सहायक नदियाँ यहीं से निकलती हैं, जैसे हिरण, तंदोनी, बारना, मान, कारम, हथीनी, दाएं से निकलती हैं। और बाएं से निकलने वाली नदियां हैं यहाँ पर बंजर, शेर, तवा, गंजाल, ये सब बाएं से निकलती हैं नर्मदा सोन घाटी के बाएं तरफ से। फिर यहाँ पर जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती हैं। वर्षा यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और औसत वर्षा यहाँ पर होती हैं 125 सेंटीमीटर तक की। यहाँ पर तापमान की बात करें तो अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम औसत तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। वनस्पति व वन उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, तेंदू, सलई, सेमल, साल, सागौन, बांस, ये सब वन यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो काली रीवा पन्ना की आपके जो है नर्मदा सोन घाटी के अंदर काली मिट्टी, ककरीली व पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती हैं। यहाँ की फसलें की बात करें तो यहाँ चावल, गेहूँ, मूंगफली, कपास, गांजा इत्यादि का उत्पादन होता है। विशेष मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ इसको कहा जाता है। यह भाग मध्य उच्च प्रदेश को प्रायद्वीपीय भाग से अलग करता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। अब देख लेते हैं अपना आखिरी जो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है। इस सतपुड़ा मेकल श्रेणी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है आपको एक बार मैं मैप में दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रही आपकी सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ठीक है, जो 11% क्षेत्र जो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आता है। तो ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है ये 3 भागों में विभाजित होती हैं, सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा और मेकल श्रेणी। हाँ, पश्चिमी सतपुड़ा क्षेत्र, फिर पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र और मेकाल श्रेणी। पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में कुछ पहाड़ियाँ हैं आपकी, जैसे राजपीपला की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी। फिर पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, महादेव श्रेणी जो हैं ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर आती हैं, ग्वालीगढ़ श्रेणी और महादेव श्रेणी। इन पश्चिमी और पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के बीच में जो है वो आपका एक दर्रा जो है वो निकलता है जिसे बुरहानपुर का दर्रा कहा जाता है दोस्तों। फिर मेकाल श्रेणी की बात करें तो बसनीहा का बेसिन, घुमरी का पठार, रायगढ़ का पठार, बेहर का पठार, ये सब यहाँ पर मेकल श्रेणी के अंदर जाता है। ये आपको सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है वो देखने को मिलती हैं दोस्तों। इस प्रकार ये पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी है और ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी आपको दिखाई देती है। इस पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के बीच में यहाँ पर बुरहानपुर का एक दर्रा है, बुरहानपुर, ये बुरहानपुर जिला है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, और इसका ये दर्रा है एक बुरहानपुर का दर्रा। फिर आपकी पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये सबसे ऊंची चोटी है इसकी चूलगिरी चोटी, जिसकी लंबाई है ऊंचाई है आपकी 1215 मीटर ऊंचाई है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में? तो राजपीपला की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी और असीरगढ़ की पहाड़ी इसमें आती हैं दोस्तों। फिर ये बुरहानपुर का दर्रा इसके बीच में आता है तथा पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंदर जो हैं आपकी ये ग्वालीगढ़ की श्रेणी, ये ग्वालीगढ़ की श्रेणी आती हैं, साथ ही साथ महादेव श्रेणी इसके अंदर आती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें पूर्वी सतपुड़ा की तो ध्यान रखना है दोस्तों, धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नर्मदापुरम जिला, जो पुराना आपका होशंगाबाद जिला था, नर्मदापुरम जिले के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। फिर मेकाल श्रेणी जो है आपकी वो आती हैं और इस मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अमरकंटक चोटी, जहाँ से आपकी नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं, जिसकी ऊंचाई 1065 मीटर है, जो कि अनूपपुर जिले के अंदर है। मेकाल श्रेणी की बात करें तो इसके अंदर बसनीहा का बेसिन, कुमरी का पठार, रामगढ़ का पठार, बेहर का पठार, ये सब जो हैं इस
नर्मदा सोन घाटी के अंदर आता है। यहाँ की बात करें तो इस नर्मदा सोन आपके सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंदर जो है दोस्तों आपकी पश्चिमी सतपुड़ा के अंदर गुजरात सीमा से बुरहानपुर दर्रे तक विस्तृत हैं। इसके अंतर्गत सबसे पश्चिमी से राजपीपला की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ पहाड़ियाँ तथा पूर्व में असीरगढ़ की पहाड़ी इसके स्थित हैं पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के पास में। अखरानी व मथवार के मध्य मुकराता गार्ज तथा असीरगढ़ तथा नर्मदा के मध्य निमाड़ का मैदान आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी चोलगिरी की चोटी है 1215। पूर्वी सतपुड़ा जो है यहाँ से बुरहानपुर दर्रे से लेकर मैकाल श्रेणी तक विस्तृत हैं। इसके मुख्य दो उपभाग हैं, ताप्ती के दक्षिण में ग्वालीगढ़ की श्रेणी तथा पूर्व में महादेव श्रेणी जो है स्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी 1350। अन्य प्रमुख चोटियाँ यहाँ की हैं चोरागढ़, नंदीगढ़ व काली भित्ती। मैकाल का पठार व श्रेणी की बात करें तो इसका आकार अंध्र चंद्राकार रूप में स्थापित है। इसका मुख्य विस्तार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है तथा इसके कई उपभाग जो उत्तरी, दक्षिणी व बसनीहा बेसिन, उमरी का पठार, रायगढ़ का पठार, बेहर का पठार, ये इसके अंदर आते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1067 मीटर ऊंची है। बदरगढ़ जो है ये सबसे ऊंची चोटी थी, लेकिन ये फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर चली गई है, जिसकी ऊंचाई थी 1176 मीटर ऊंची। इसमें औसत ऊंचाई व ढाल की बात करें तो औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है तथा ढलान की बात करें तो कगारी प्रकार की ढलान है। यहाँ से बहने वाली मुख्य नदियाँ ताप्ती, बेनगंगा, दूधी, पेंच, कान्हा, वर्धा, बावनथड़ी आदि यहाँ से गुजरती हैं। खनिज जो हैं यहाँ पर कोयला, मैग्नीज, तांबा, लोहा, एस्क, ग्रेफाइट, टंगस्टन इत्यादि का जो है यहाँ पर निक्षेप है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती हैं और शीत ऋतु में अधिक ठंड यहाँ पर पड़ती हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम जो है न्यूनतम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर वर्षा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो इसी क्षेत्र के जो नर्मदापुरम पंचमढ़ी क्षेत्र के अंदर होती है। वनस्पति की बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं और सागौन, साल के वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर लेटराइट मिट्टी तथा पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती हैं। ज्वार, गेहूँ, चाय इत्यादि की फसलें यहाँ पर होती हैं और विशेष पंचमढ़ी शीतकालीन राजधानी थी। बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंदर आते हैं। थावर नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी, बाद में इसे पेनगंगा ने अधिग्रहण कर लिया। फिर बघेलखंड का पठार जो पूर्वी पठार हैं वो आ जाता है। ये मध्य प्रदेश के 7% और सबसे छोटा प्रदेश व सोन के दक्षिण में स्थित हैं। इसके अंदर जो है शहडोल, सिंगरौली, सिंधी, अनूपपुर, उमरिया जिले आते हैं। इसका अधिकांश भाग जो है अभी छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया है, केवल पश्चिम भाग मध्य प्रदेश में इसके अंदर है। यहाँ की औसत ऊंचाई की बात करें तो 450 मीटर से 700 मीटर तक की ऊंचाई है और ये पूर्वान्मुखी ढाल इसका पाया जाता है। यहाँ से नदियाँ जो हैं सोन, जोगिला, बनास, गोपद, महानदी, हासदो इत्यादि निकलती हैं। यहाँ कोयला जो है सिंगरौली और सोहागपुर में मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है और यहाँ से कर्क रेखा जो है इसके मध्य से गुजरती है। 40 से 41 डिग्री अधिकतम टेम्परेचर यहाँ का रिकॉर्ड किया गया है और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर 9 से 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें साल, शीशम, बांस इत्यादि मुख्य मिट्टियाँ यहाँ की लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी के साथ मिश्रित मिट्टी यहाँ पर पाई जाती हैं। फसलों की बात करें तो चावल, गेहूँ और मोटा अनाज यहाँ पर मुख्य रूप से होता है। यहाँ सीधी की कालीन यानी दरी बनाई जाती हैं और यहाँ पर सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मोटे मोटे रूप से मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में समझने की कोशिश की है ना। तो इसमें मैक्सिमम फैक्टर जो है हमें याद रखना पड़ेगा, टेम्परेचर, सबसे ऊंची चोटी है ना, फिगर्स याद रखना है। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम
नदियों के बारे में या कोई और अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे जिसमें हम मध्य प्रदेश को और नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।